और मुझे भी उम्मीद है कि भविष्य में भी मूव नहीं रहेगी। निसंदेह सत्ता के पीछे चलने वालों की भीड़ ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जरूर रहते हैं जो सत्ता के विपक्ष में खड़े रहकर उन्हें याद दिलाते रहते हैं कि आपको बदला जा सकता है। आइए, मेरा विषय ये नहीं था। मैंने जिस विषय पे थोड़ी सी बातचीत करनी चाहिए है वो है हिंदी पत्रकारिता में महिला संपादकों की। और आज जो हिंदी की पत्रकारिता का एक थोड़ा सा डेटा मैंने लिया है, आपकी रुचि उसमें होनी चाहिए कि आज कितनी महिला पत्रकार वहाँ हैं। शुरुआत मैं करती हूँ कि इतिहास अतीत में कहाँ से वो कुछ डेटा है, कुछ बातें हैं। जैसे पहली पेशेवर महिला पत्रकार जो हैं वो अमेरिका की थी, एनी न्यूपोर्टल रॉयल, और उन्होंने 60 वर्ष की उम्र में 1831 में पॉल प्रे करके एक पत्रिका निकाली थी, और उनका जीवन भी बड़ा संघर्षमय था। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगी। और उनकी पत्रिका में भी राजनीतिक भ्रष्टाचार, धोखेधड़ी, इसकी बात होती थी। हम सभी जानते हैं भारतेंदु ने बाला बोधनी नाम से स्त्रियों पर केंद्रित पत्रिका निकाली थी, और भारत की पहली पत्रकार, महिला पत्रकार, हिंदी की नहीं, भारत की पहली महिला पत्रकार जो थी, उनका नाम था प्रेमचांद, श्रीमती प्रेमचांद मिसिल। 1833 में उन्होंने इंग्लिश मैन नाम से एक पत्रिका निकाली थी। अब हम आते हैं भाषा। भारत में जो भारतीय भाषाओं में पहला पत्र निकला था वह बांग्ला में निकला हुआ पत्र था। वो मोक्षदायिनी देवी वो पत्र निकालती थी, बांग्ला महिला नाम था उसका। और इस तरह की कई बंगाल में कई सारी पत्रिकाएं, बंगाल की भूमि से बहुत पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था। और हिंदी पत्रकारिता में जब हम प्रवेश करते हैं कि महिला संपादक कौन थी पहली, तो वो भी एक बंगाली महिला ही थी। यद्यपि उन्होंने ये पत्र रतलाम से निकाला था, मध्य प्रदेश के, लेकिन मूलतः वह बंगाल से थी। जन्म उनका हुआ था लाहौर में। पिता काफ़ी पढ़े लिखे ब्राह्मण समाज को मानने वाले व्यक्ति थे। आधुनिक महिला थी, अंग्रेजी शिक्षा पाई थी, कलकत्ते के बेथुन स्कूल से पढ़ाई की थी। और उनका नाम था हेमंत कुमारी देवी चौधरानी। उन्होंने बांग्ला में भी बाद में जाकर पत्र निकाला था, और ये पत्र रतलाम से निकालती नहीं, बाद में जाकर वो जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ से पत्र निकालती थी। पत्र निकालना कितना मुश्किल होता था ये आप समझ लीजिए कि रतलाम में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो लखनऊ भेजती थी प्रिंटिंग के लिए। बाद में कई बार लाहौर भी भेजा, और अपने खर्चे पर निकालना, और उसका लक्ष्य था महिलाओं के उत्थान के लिए। अब आप कल्पना कीजिए, उस समय उनकी उम्र मात्र 20 साल की थी। शायद ये सबसे कम उम्र की महिला संपादक भी रही है। मात्र 20 साल के उम्र में वो पत्रिका निकाल रही हैं। पत्रिका का नाम है सुगृहिणी, और उस पत्रिका के माध्यम से एक साथ जीवन यापन के लिए एक स्त्री को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके साथ शिक्षा, धर्म, विभिन्न चीज़ों पे, राजनीति, सब पे वो लिखा करती थी। और इनकी पत्रिका का अगर टैगलाइन देखें वो बहुत ही रोचक है। विद्या और साध्विता के भूषण से जब नारी अलंकृत होती है तब मैं उसे अलंकृत समझती हूँ, सोने से भूषिता होने से ही अलंकृत नहीं होती। और पहला जब पत्र निकला तो बड़े अपनत्व के साथ एक स्त्री के संपादन की भाषा कैसी होती है आप देखिए। पहले अंक के संपादकीय में वो लिखती हैं, ओ मेरी प्रिय बहन, अपने दरवाजे को खोलो और देखो कौन आया है। यह आपकी बहन सुगृहिणी है। यह आपके पास इसलिए आई है क्योंकि आप पर अत्याचार हो रहा है। आप अशिक्षित हो और एक बंधन में बंधी हो। इसका स्वागत करो और इसे आशीर्वाद दो। 4 वर्षों के लगभग, 3.5 वर्ष के आसपास एक पत्रिका निकली और 1892 के में ये बंद हो गई पत्रिका। और इस पत्रिका के माध्यम से हेमंत कुमारी देवी चौधरानी ने पर्दा प्रथा, महिलाओं की शिक्षा, विधवा विवाह, बाल विवाह का विरोध, स्त्री स्वास्थ्य पर विशेष रूप से बात करना। वो एक स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर भी रही, और प्रबंधक रही, हेडमिस्ट्रेस रही, बहुत सक्रिय जीवन जिया और एक अति प्रगतिशील स्त्री के रूप में
अब ये समय कौन सा है, आप बार बार ध्यान रखिए, ये 19वीं शताब्दी का समय है। 19वीं शताब्दी के अंत का 1888 और उसके आसपास का समय जब वो लिख रही हैं। 1952 तक वो जीवित रही और लगातार सक्रिय रही समाज सेवा में और स्त्रियों के उत्थान के लिए बहुत काम किया। तो ये लगभग इनकी पत्रिका निकलती है, जब आप उदंत मार्तंड से जोड़ लीजिए तो पहली महिला संपादक लगभग 50 वर्ष बाद आपके समक्ष आती है। एक दूसरा नाम, मैं 2-3 महिला संपादकों की ही चर्चा करूंगी, वो है श्रीमती हरदेवी रोशन लाल। वो भी लाहौर से थी। लाहौर बड़ा ही विकसित एक राज्य हुआ करता था और उन्होंने भारत भगिनी, जिन्होंने पत्रकारिता पर काम किया है वो जानते होंगे, भारत भगिनी नाम से एक पत्रिका निकाली और ये बहुत ही क्रांतिकारी पत्रिका थी। उन्होंने 1892 के कांग्रेस मद्रास अधिवेशन में जाकर बड़ी जोरदार गले से बाल विवाह के विरोध में, विधवा विवाह के समर्थन में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जब जिसको कहते एज ऑफ कंसेंट 10 साल रखा गया था, एक स्त्री जोरदार आवाज उठाई थी। ये बहुत कम उम्र रखा गया है। 14 वर्ष की मांग उस समय की जा रही थी, आज 18 वर्ष है, लेकिन उस समय 14 वर्ष की मांग की जा रही थी। और वो कांग्रेस में जाकर कहती हैं कि स्त्रियों के मुद्दों को उठाइए, क्योंकि देश गुलाम है, वो लड़ाई जरूरी है, लेकिन हम भी गुलाम हैं, हमारी लड़ाई पर भी ध्यान दें। और बहुत सारे इस तरह से इनके बाद इन्होंने जो धारा चलाई, बहुत सारी पत्रिकाएं निकली। हाँ, ये जरूर है कि इन पत्रिकाओं के कुछ पन्ने मैंने पढ़े और उसमें आपको कुछ धर्म की बातें मिलेंगी, कुछ खाने पीने बनाने की चीज़ें की बातें मिलेंगी, स्वास्थ्य की कुछ बातें मिलेंगी, रसोई की चीज़ें की बातें मिलेंगी, साथ ही साथ वो समाचार भी मिलेंगे जो उनको दीन दुनिया से जोड़ते हैं। और इन पत्रिकाओं के मैं नाम सिर्फ पढ़ रही हूँ, आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि स्त्री संपादिका है। अबला हितकारक पूर्णा देवी संपादिका थी। रहस्य चंद्रिका स्त्री धर्म शिक्षक, कन्या सर्वस्व, स्त्री चिकित्सक, महिला संसार, आर्य वनिता, गृह लक्ष्मी। बाद में जो पत्रिकाएं निकलती हैं, जो कमर्शियल पत्रिकाएं बहुत निकलती हैं स्त्रियों की, जिसमें फैशन इत्यादि के चीजें आती हैं, वो उसकी एक लंबी कड़ी है, मैं वहां नहीं जा रही। इस क्रम में मैं 2 लोगों की और बात करूंगी। एक नाम आपका जाना हुआ है, महादेवी वर्मा, जिन्होंने चांद के 3 महत्वपूर्ण विशेषांकों के अंकों के संपादन किया था। उस पर बात न करके, क्योंकि महादेवी वर्मा के उस पक्ष को भी हमने पढ़ा है और जाना है, मैं बात करूंगी चांद पत्रिका के जो संपादक थे रामरख सिंह सहगल, उनकी पत्नी थी विद्यावती सहगल। कहीं भी उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन रामरख सिंह सहगल ने जहां जहां अपनी स्मृतियां लिखी हैं, उससे ये ज्ञात होता है कि उनके उस पूरे संपादन कार्य में विद्यावती सहगल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। भले ही उनका नाम वहां नहीं जाता रहा, लेकिन कुछ लेख जरूर उन्होंने वहां लिखे हैं। अगर आप इस चांद जो थी, चांद पत्रिका जो थी, स्त्रियों को केंद्रित करके लिखी जा रही थी, साथ ही साथ इसमें आजादी के आंदोलन में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो अंक संपादित किए सहगल जी ने, उनका शीर्षक आपको बता देंगे कि ये किस तरह से स्त्री समस्याओं को देखते हुए लिखे जा रहे थे। विधवा अंक, वेश्या अंक, महिला अंक, शिक्षा अंक, बाल विवाह अंक, शिशु अंक, सती अंक। मुख्य बात जो मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ वो ये कि स्त्रियों को अपनी जगह बनाने में काफी समय लगा। 50 साल बाद तो पहला कदम उठा, उसके बावजूद भी अब इस वक्तव्य के अंत में थोड़ी सी चर्चा हम ये करते हैं कि क्या आज लगभग 150 साल बाद हम ये कह सकते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में स्त्रियों की उपस्थिति सम्मानीय या कहें कि काफी है? बिल्कुल भी नहीं। 2019 के सर्वे को ही मैं आधार बना रही हूँ, क्योंकि वही अंतिम उपलब्ध सर्वे मुझे मिला, उससे अधिक काम मैं नहीं कर पाई। उस सर्वे के अनुसार नेतृत्व के पद पर सिर्फ 15% महिलाएं, वो भी बड़े संस्थानों में हैं। अखबारों में 5%, मैगजीन में 14%, डिजिटल पोर्टल पे थोड़ी ज्यादा दिखती हैं, लगभग 27%। अगर हम
ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता में देखें तो 2.7 यानी 2.7% महिला पत्रकार या पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाएं दिखती हैं। तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि भेद आपको दिखाई देगा स्त्री और पुरुष पत्रकारिता के बीच। यद्यपि जब आप टीवी खोलते हैं, टीवी के सामने जो चमकते चेहरे दिखते हैं उसमें अधिकांश महिलाओं के चेहरे ही दिखते हैं, लेकिन ये असली चेहरा नहीं है। इसके पीछे अगर हम वैश्विक अनुपात देखें कि दुनिया में क्या है, दुनिया में 41% महिलाओं का योगदान है पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेकिन भारत में वो 27 से 30% के बीच दिखाई देता है। कारण क्या है? और यही नहीं, मैं एक लेख पढ़ रही थी जिसमें जिसे कहते हैं ना सीधे पत्रकारिता के क्षेत्र के लोगों ने लिखा था, जिसमें ये कहा गया था कि कुछ क्षेत्र स्त्रियों के लिए निर्धारित है, जिसको सॉफ्ट बाइट्स कहते हैं, और कुछ हार्ड बाइट्स है। सॉफ्ट बाइट्स मतलब क्या हुआ? लाइफस्टाइल, फैशन, मनोरंजन इत्यादि को महिलाओं के लिए ही दे दिया जाता है। जो लोग काम करते हैं इस क्षेत्र में वो अच्छी तरह जानते हैं। राजनीति, अपराध, राष्ट्रीय सुरक्षा या जियोपॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को उनके या तो उन्हें योग्य नहीं माना जाता है। कुछ एकाध सिंबॉलिक तौर पे लोग जाते जरूर हैं, लेकिन अभी भी खेल के क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे, आप आईपीएल देखते हैं, खोलिएगा तो आपको दिखेगा कि जो महिला वहां पर है वो खेल के बारे में तो क्या बात कर रही होगी, उसका खड़े होने का ढंग, उसके वस्त्र का ढंग वो विशेष तरह से निर्धारित होता है, जो बहुत आंख को खटकता है। अभी कुछ दिनों मैंने देखा कि कुछ क्रिकेटर महिलाएं आई हैं तो थोड़ी सी स्वस्ति हुई कि वो क्रिकेट के बारे में भी जानती हैं और वो उसी तरह आ रही है जैसे पुरुष आ रहे हैं। उनके लिए कोई विशेष वस्त्र या विशेष खड़े होने का ढंग निर्धारित नहीं किया गया है। तो इस पूरे पत्रकारिता के क्षेत्र में आज के समय में भी महिलाओं का योगदान, मान लीजिए 19 का सर्वे है, हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएं तो 30 से 35% हो सकता है, लेकिन आज भी निर्णय लेने की जगहों पर स्त्रियों की भूमिका नगण्य ही है। तो हम उम्मीद करते हैं अतीत और वर्तमान से आगे निकलकर कि भविष्य में हर विषय और हर क्षेत्र में महिला पत्रकारिता बढ़ेगी और वो अपनी मेधा के बल पर बढ़ेगी, अपने कपड़े, मेकअप, सौंदर्य इसके आधार पर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कई बार मेधा को इसके पीछे छिपा दिया जाता है। धन्यवाद।